एरिया वेक्टर, देखो एरिया क्या है, एरिया एक्चुअल में एक स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, लेकिन एट सम प्लेसेस फॉर कैलकुलेशन कन्वीनियंस हम एरिया को वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं। और जब हम एरिया को वेक्टर एज्यूम करते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया, राइट। एरिया वेक्टर ए इज ए एन, राइट। एरिया तो जैसे हम कैलकुलेट करते रहे हैं वैसे ही कैलकुलेट होगा। अब डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया। लाइक जैसे ये एक शीट है तो इसके नॉर्मल ये होगा, दिस इज नॉर्मल टू एरिया। या लाइक इफ आई टेक ए सिलेंडर, एक सिलेंडर लूं तो सिलेंडर में ये कर्व्ड सरफेस हो गई तो यहां पे नॉर्मल ये हो गया, ये फ्लैट सरफेस हो गई तो नॉर्मल ये हो गया, राइट। तो एरिया वेक्टर, एक्चुअल में एरिया स्केलर है, एरिया वेक्टर है ही नहीं, बट बहुत जगह हमें कैलकुलेशन कन्वीनियंस के लिए एरिया को वेक्टर एज्यूम करना पड़ता है। एरिया वेक्टर नहीं है ये कैसे प्रूव होता है, ये ऐसे प्रूव होता है कि अगर मैं एक क्यूब लूं, अगर मैं एक क्यूब लूं, इट्स समथिंग लाइक दैट, एक क्यूब लिया तो देखो इस सरफेस पे नॉर्मल ऊपर होगा और इस सरफेस पे नॉर्मल नीचे होगा। तो ये दोनों एरिया के टर्म्स में देखो तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो क्यूब की कोई भी दो सरफेस लो तो उसके एरिया एक दूसरे के अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बिकम 0, जबकि क्यूब का सरफेस एरिया 0 नहीं होता है। सो दिस शोज दैट एरिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी हमें बहुत जगह कैलकुलेशन कन्वीनियंस के लिए एरिया को वेक्टर चूज करना पड़ता है। इज इट क्लियर? यस। इस केस में, क्यूब के केस में, जैसे ये सरफेस है तो इसमें ऊपर को, ये नीचे है सरफेस तो नीचे को, राइट? ओके, so this was area vector. Now electric flux, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं फिर समझाता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज नंबर ऑफ लाइन्स crossing that area, number of lines crossing that area normal to area। किसी भी एरिया से फ्लक्स कितना होगा वो हम फाइंड आउट करते हैं कितनी लाइंस उस एरिया से पास हो रही हैं। मान लो मेरे इस साइड ये एक वॉल है और इस साइड एक दूसरी वॉल है, इधर से फील्ड लाइंस निकली और इस वॉल में चली गई, and then I placed one area here, I placed one area here, मैंने यहाँ पे एक वो प्लेस किया, राइट। तो इससे कितनी लाइंस एंटर करेंगी उन लाइंस को काउंट करना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग, दैट इज सिंपली द काउंटिंग ऑफ लाइंस। लाइंस को हम काउंट कर लेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया नॉर्मल टू एरिया इज कॉल्ड व्हाट? फ्लक्स। इसको हम फ्लक्स बोलते हैं, ओके। इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैथमेटिकली इट इज कैलकुलेटेड बाय ई डॉट ए, ई डॉट ए दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, राइट। इफ सपोज ये नाम लाइंस है, फील्ड लाइंस, और ये हमारा एरिया है, तो ये एरिया के नॉर्मल हुआ एंड देन दिस विल बी द एंगल थीटा। तो ई डॉट ए को हम कैसे लिख सकते हैं? ई
cos theta, EA cos theta, where theta is angle between E vector and A vector. So इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, राइट? ओके, नाउ ये तो हमने फील्ड लिया, कौन सा? यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो हम इसको ऐसे करते हैं, ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन। डी एस इज एरिया एलिमेंट, डी एस इज एरिया एलिमेंट, यानी एरिया का एक छोटा पार्ट। तो ई डॉट डी एस करके निकालते हैं। ओवर द कंप्लीट सरफेस एरिया तो हम यहां पर एस लिख देते हैं। एस मीन्स ओवर द कंप्लीट सरफेस एरिया, राइट? ठीक है। सो अगर यूनिफॉर्म है तो हम सिंपलीफाई ई डॉट ए अप्लाई कर लेते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो वी विल अप्लाई दिस, राइट? इसको हम ई डॉट डी एस इज कॉल्ड एज, इसको हम बुलाते हैं सरफेस इंटीग्रल, is called as surface integral of electric field. Yani the another name we gave it to that, this is surface integral of electric field. Now आगे चलते हैं। Gaussian surface, Gaussian surface ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सरफेस है जिसको हम फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, राइट? इसके ऊपर एक लॉ बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड गॉस लॉ। तो गॉस लॉ इज अप्लाइड ओनली फॉर द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस इज अ रियल और इमेजिनरी, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, इज ए रियल और इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, बट क्लोज्ड होनी चाहिए। रियल हो या इमेजिनरी हो, बट इट शुड बी क्लोज्ड। इज ए रियल और इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस ऑक्यूपाइंग सम वॉल्यूम, occupying some volume. Doesn't matter what is shape, what is size, is it real, is it imaginary, but क्या होना चाहिए? Closed होनी चाहिए और इसका कुछ volume होना चाहिए। Why we use the word volume? Volume word क्यों use करते हैं? देखो, एक envelope होता है, envelope चारों साइड से close होता है, right? लेकिन उसका कुछ volume नहीं होता unless we fill something inside it. जब हम उस एनवेलप के अंदर कुछ डाल देते हैं तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगता है, अदरवाइज दैट वॉल्यूम ऑफ द एनवेलप इज नेग्लिजिबल। तो हम इसलिए स्पेसिफाई करते हैं कि ऐसी कोई सरफेस जिसमें कुछ वॉल्यूम भी हो, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इज अ रियल और इमेजिनरी क्लोज सरफेस। द कंडीशन इज इट शुड बी क्लोज्ड। क्लोज्ड मीन्स क्लोज्ड, एक पिन होल तक भी नहीं होना चाहिए, राइट? Clear? Yes. Right. Now, Gauss theorem. Gauss theorem भी बोलते हैं, Gauss's law भी बोलते हैं, एक ही बात है। Gauss is a name of scientist. Gauss theorem. Flux from a closed surface.
flux from a closed surface occupying some volume in free space is 1 by epsilon naught times the charge enclosed inside closed surface. किसी भी क्लोज सरफेस, दैट्स बेसिकली द गॉसियन सरफेस, किसी भी गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा ये सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस. द ओनली फैक्टर ऑन विच द फ्लक्स डिपेंड इज अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड सरफेस. तो अकॉर्डिंगली हम गॉस लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फाई फ्लक्स या E डॉट डी एस, क्योंकि ये फ्लक्स ही होता है. अब हम यहाँ पे क्योंकि क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक सर्कल लगा देते हैं. दिस सर्कल मीन्स क्लोज सरफेस. तो E डॉट डी एस दिस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज व्हाट इज द गॉस थ्योरम. फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड. इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस, क्योंकि इसका मतलब यही होता है सरफेस इंटीग्रल. तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड. राइट, ये समझ में आई गॉस थ्योरम? कुछ पूछना है इसमें? नहीं. राइट, नाउ कुछ पॉइंट्स फॉर द गॉस लॉ. फर्स्ट, चार्ज inside surface may be point charge or distribution of charge. एक पॉइंट चार्ज भी हो सकता है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, बट हमको तो क्या लेना है, सिर्फ अंदर कितना चार्ज होना चाहिए है. राइट, अ पॉइंट चार्ज must not be on surface. चार्ज अंदर हो बाहर हो लेकिन सरफेस पे नहीं होना चाहिए. अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है बट सरफेस पे नहीं होना चाहिए. राइट, अब हम देखो, मान लो ये एक क्लोज सरफेस है, इसमें कुछ चार्ज है प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 और ये सपोज एक रॉड ऑफ चार्ज है. तो हम इसमें से सिर्फ इतना पोर्शन कंसीडर करेंगे. कौन सा पोर्शन? जो अंदर है. सिर्फ जो पोर्शन अंदर है वो कंसीडर करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं. राइट, ठीक है. Net charge inside is algebraic sum of all enclosed charge.
नेट चार्ज मीन्स अंदर जितने भी चार्ज एनक्लोज्ड है उन सबका एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम मीन्स प्लस को प्लस लेंगे, माइनस को माइनस लेंगे और टोटल ऐड कर देंगे। मान लो ये प्लस 12 माइक्रोकूलम है, ये प्लस 6 माइक्रोकूलम है और ये माइनस 13 माइक्रोकूलम है और ये सिर्फ इतना पोर्शन जो है प्लस 2 माइक्रोकूलम है, सिर्फ इतना। तो हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 12 प्लस 6 माइनस 13 एंड प्लस 2। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, प्लस 7 माइक्रोकूलम। तो हम 7 माइक्रोकूलम चार्ज इनसाइड ले लेंगे, राइट। लोकेशन ऑफ चार्ज inside does not matter. अंदर चार्ज की लोकेशन क्या है वो मैटर नहीं करता, यानी चार्ज किस लोकेशन पे है, इधर उधर कहीं पे भी हो, वो कोई भी मैटर नहीं करता, राइट। शेप and size of surface does not matter. सरफेस की शेप क्या है, सरफेस का साइज क्या है, ये मैटर नहीं करता, राइट। Gauss law is true only when Coulomb's law is true. Gauss law is true only when Coulomb's law is true. Gauss law सिर्फ तभी तक वैलिड है जब तक Coulomb's law वैलिड है, क्योंकि गॉस लॉ कूलम्स लॉ से डिराइव्ड है। अगर किसी वजह से कूलम्स लॉ वैलिडिटी नहीं होती तो गॉस लॉ भी वैलिड नहीं रहेगा। व्हेन समथिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम अदर थिंग तो वो सोलली डिपेंड करती है उसके ऊपर। गॉस लॉ कूलम्स लॉ से डिराइव्ड है, किसी वजह से अगर कूलम्स लॉ फेल हो गया, जो कि अक्सर होता रहता है फिजिक्स में कभी भी कोई भी लॉ फेल हो सकता है, राइट, क्योंकि पूरा का पूरा फिजिक्स ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। आज ऑब्जर्वेशन कुछ और है, टुमारो इट मे बी समथिंग एल्स। तो अगर किसी भी वजह से कूलम्स लॉ फेल होता है तो गॉस लॉ भी अपने आप फेल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, राइट। नोट्स हैं तुम्हारे पास? एक क्वेश्चन खोलो, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, सब्जेक्टिव का। राइट, इसमें एक शीट है, उसका साइज a है और इसके सेंटर से a/2 ऊपर एक चार्ज है q और हमें शीट से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, शीट से कितना फ्लक्स पास होगा, राइट। अब अगर हम इसको देखें एक चीज, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। ये मान लो हमारी शीट है, जो हम ऐसे देखेंगे तो सामने से ऐसे देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगी। ये मान लो हमारा पॉइंट चार्ज है ना। इस पॉइंट चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी,
राइट। अब हमारे पास फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड है। कौन कौन से? 1, फ्लक्स इज E डॉट A। सेकेंड, फ्लक्स इज E dot ds, and third is Gauss law. Now, first is for uniform electric field. लेकिन यहां पर अगर देखेंगे तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से अलग है। हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अलग है, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होगी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एंड क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसलिए हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। राइट। हाँ सर, आपने बोला कि यूनिफॉर्म इसके लिए क्योंकि उनका डिस्टेंस सेम नहीं है। हाँ, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? KQ/R²। तो R डिस्टेंस अलग अलग हो गया ना। यहां पे डिस्टेंस कम होगा, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा, इधर आएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, राइट। नाउ सेकेंड को अगर मैं लिखूं, सो दिस इज EDS cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट अगर मैं हटा दूं तो A डॉट बी इज AB cos थीटा। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग है ही है, बट अगर मैं एंगल चेक करूं तो हर एक पॉइंट पे एंगल भी अलग अलग होगा ना। हर एक पॉइंट पे एंगल भी अलग अलग हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग चेंज हो रही है और थीटा भी चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही है, थीटा भी चेंज हो रहा है, तो हमारे पास दो वेरिएबल हो गए। दो वेरिएबल के साथ हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। राइट। तो इसलिए ये भी नहीं हम अप्लाई कर सकते, एंड गॉस लॉ भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये सरफेस क्लोज सरफेस नहीं है। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस। तो क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं है तो हम गॉस लॉ भी अप्लाई नहीं कर सकते, बट कुछ तो करना ही है। तो हम क्या करते हैं, वी मेक ए कंस्ट्रक्शन। हम एक कंस्ट्रक्शन बनाएंगे जिसपे हम गॉस लॉ अप्लाई कर सके। ठीक है, अब आप नोट करो, सॉल्यूशन मैं बोलता हूं। राइट, मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूं, आप लोग नोट करो। कंसीडर 5 more identical sheets। जो हमें शीट दी हुई है वैसी ही 5 और। कंसीडर 5 more identical sheets placed around given sheet to form a cube। एक क्यूब बना देंगे, टू फॉर्म ए क्यूब। राइट। देखो, ये हमें दी हुई थी 1 नंबर, ये 2 नंबर हमने इसके साइड में रखी, 3 नंबर इसके इधर रखी, 4 वो पीछे रखी और 5 आगे रखी और 6 ऊपर रखी। राइट, 5वीं ये हो गई। एक शीट हमें दी हुई थी और बाकी हम इसके चारों तरफ प्लेस करते गए, तो क्यूब बन गया। ये समझ में आया? नहीं। और ये चार्ज कहां पे है? सेंटर पे। नाउ चार्ज इज एट सेंटर ऑफ क्यूब।
Now charge is at center of cube. So by Gauss law, flux from cube is equal to q by epsilon naught. ये तो हुआ फ्लक्स फ्रॉम क्यूब. अब आप देखोगे तो हर एक सरफेस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट? ऑल सरफेसेस आर सिमेट्रिकल, so flux is equally divided among all 6 surfaces. So flux is equally divided among all 6 surfaces. So flux from sheet जो हमें दी हुई थी, that is q by 6 epsilon naught. Q by 6 epsilon naught. So this is what is the flux from the given sheet जो हमें दी हुई थी, उससे इतना फ्लक्स पास होगा. ये समझ में आया? हो गया? चलो क्वेश्चन